शुभारंभ के अवसर में कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, माता राम सुंदर दास जी, श्रीमती अनीता शर्मा जी, राम कुमार पटेल जी, प्रदेश वर्मा जी, छाया वर्मा जी, डॉक्टर संजय जी, डॉक्टर आर.एस. पुरी जी, टीटीसी कमलप्रीत जी, उपस्थित मंचस्थ सभी विश्वविद्यालय के परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित कईयों सज्जनों, छात्र छात्राओं, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। इस हाल में पहली बार कोई कार्यक्रम हो रहा है और पूरे प्रदेश के हमारे महात्मा गांधी विद्यार्थी वानिकी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं एक मंच पर एक छत के नीचे में पहली बार आप सब आए, आप सबका स्वागत करता हूं। आदरणीय साथियों, यह प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश, 70 से 80% लोग कृषि पर उनका जीवन आधारित है। कृषि को उन्नत बनाने के लिए सरकार अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। नई नई खोज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय लगातार कर रही है और इसका लाभ किसान उठा रहे हैं। समय बदला है और समय के साथ साथ सरकार ने फैसला किया है महात्मा गांधी के यादों को संजोए रखने के लिए गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर छत्तीसगढ़ में नए विद्यालय की हमने घोषणा की थी। जैसे आप सबको पता है, 2 साल कोरोना के कारण से इसकी गति में कमी आई, निर्माण कार्य नहीं हो पाए, लेकिन अब सांकरा में बहुत जल्दी इस भवन का भूमि पूजन किया जाएगा और तेजी से निर्माण करके समय सीमा में निर्माण करके, लेकिन उसके साथ साथ हमने महाविद्यालय की शुरुआत कर दी है और ये महाविद्यालयों में 18-19 महाविद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं, 9 में शिक्षण कार्य प्रारंभ हो चुके हैं और लगभग 2000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन 4 सालों में जहां कृषि उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि हुई है, 2017 में लगभग 56 लाख मीट्रिक टन धान राज्य सरकार ने खरीदा और 4 साल बीतते बीतते ये आंकड़े 107 लाख मीट्रिक टन पहुंच गए धान की खरीद में। और उसके साथ साथ 12 लाख किसान जहां पंजीयन कराए थे, इस वर्ष 23.5 लाख किसानों ने धान बेचा। जो रकबा है वो 23-24 लाख हेक्टेयर था, अब बढ़ के 32 लाख हेक्टेयर हो चुका है। किसानों की संख्या में वृद्धि हुई, उत्पादन में वृद्धि हुई और रकबा में। इन 4 सालों में इस बात को सभी जानते हैं कि धान के क्षेत्र में हम लोगों ने बड़ा काम किया और उसी के साथ साथ छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में खासकर आदिवासी अंचलों में हम लोग रागी, कोदो, कुटकी का भी फसल लेते हैं। भारत सरकार ने कोदो कुटकी का समर्थन घोषित नहीं किया है, छत्तीसगढ़ राज्य ने समर्थन घोषित किया और खरीदने की व्यवस्था पिछले 2 साल से की जा रही है और बिकता था, आज उसकी कीमत 3000 रुपये है। तो लगातार कोदो कुटकी के रकबे में ही वृद्धि हो रही है। आज जो हॉर्टिकल्चर है उसमें भी, बागानी फसलों में भी 4 वर्षों में हमारी सरकार ने प्रयास किया और लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर
बागानी किसान साग भाजी फसलों के अंतर्गत 1 लाख हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है और उत्पादन में लगभग 30 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है। और जब आएंगे और उसका लाभ यहाँ के किसान आप नए सोच के साथ जब फील्ड में उतरेंगे तो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है परिस्थिति है तो कितना बदलाव होगा इसकी कल्पना की जा सकती है। आज इन 4 सालों में काफी खेती हम लोग शुरू कर दिए, चाय की खेती शुरू कर दिए, उसका बोर्ड भी बनाए और लगभग 1000 हेक्टेयर कितना है काफी 5000 हेक्टेयर का लक्ष्य है और उस दिशा में आगे बढ़ना। बस्तर काफी लोकप्रिय हो रहा है। स्थिति ये है कि बस्तर काफी पूर्ति हम लोग नहीं कर पा रहे। तो अब यहाँ ड्रैगन फ्रूट के बारे में चौबे जी ने बताया, स्ट्रॉबेरी जसपुर के इलाके में उत्पादन होने लगा है। वहाँ का क्लाइमेट चाहे वो सरगुजा हो चाहे जसपुर हो, वो उस इलाके में हर प्रकार के क्लाइमेट आपको मिलेगा। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में जो जमीन है उसकी क्वालिटी आप कहेंगे तो मूलम सॉइल भी मिलेगा, आपको मटासी भी मिलेगा, डोसा भी है, कन्हार भी है, काली मिट्टी भी है। और ये जो इलाका है विभिन्न तरह का खासकर साजा है, मुंगेरी है और कमरदा, ये जो जमीन है उसमें गन्ना है, कपास है, इसके लिए बहुत ही और खास जगह चलती है, वो जमीन बहुत उपयुक्त है। बस्तर में भी जो जमीन है उसमें आप देखेंगे बहुत सारे किसान पहले मिट्टी तोड़ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जाते थे, अब वो किसान खुद मिट्टी की खेती बस्तर में करने लगे हैं। बस्तर में पपीता भी हो रहा है, बस्तर में लोग खेती करने लगे हैं। तो आज हॉर्टिकल्चर में फॉरेस्ट्री में बहुत सारी संभावनाएं हैं। 44% विभाग बस्तर में करने लगे हैं। बस्तर में पपीता भी हो रहा है, बस्तर लोग खेती करने लगे हैं। तो आज हॉर्टिकल्चर में फॉरेस्ट्री में बहुत सारी संभावनाएं हैं। 44% विभाग हमारा जंगल का है, जंगल में और ऐसे वहाँ के क्लाइमेट आप देखें, फायर कंडीशन देख लीजिए, गाली से भी उत्पादन इलाकों में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी संभावनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में है। तो इस दिशा में हम सब मिलकर काम करेंगे, लोगों के आय में वृद्धि करेंगे और छत्तीसगढ़ को खुशहाल बनाने के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे, इसकी मैं अपेक्षा करता हूँ। आज अच्छा किया है, आज नए साल की शुरुआत हम लोगों ने की है और अच्छा बात से धान निकाल के धरती माता की पूजा अर्चना करके बीज छिड़काव करके जुताई की शुरुआत हम लोगों ने की है, ताकि आने वाले समय में अच्छी तरह की कामना हमें प्रकृति से की है। आदरणीय साथियों, इस अवसर पर अभी उद्यानिकी अनुवांशिक अभियांत्रिकी महाविद्यालय, भारत प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी महाविद्यालय, उद्यानिकी व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय, इसकी जरूरत है। आने वाले समय में जिसकी कुछ दिशा में प्रयास किया जाएगा ताकि यूनिवर्सिटी में जितने भी वैकेंसी है उसकी शुरुआत की जा सके, ताकि संपूर्ण रूप से जो हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री में जो लोग अध्ययन करना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ एक बड़ा केंद्र
इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। आज कृषि सभागार का लोकार्पण यहाँ पर सीएम ने किया। कई सौगातें आज यहाँ पर सीएम ने दी है। क्लस्टर क्लासरूम की एक बड़ी सौगात भी यहाँ पर दी सीएम ने। माटी पूजन किया, ट्रैक्टर भी चलाया उन्होंने, और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। इंदिरा बीज ब्रांड की उन्होंने आज सीएम ने लॉन्चिंग यहाँ पर की है। तो अक्ति के मौके पर आज ये आयोजन, अक्ति तिहार और माटी पूजा कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुए। उनके साथ कृषि मंत्री रविंद्र चौबे भी यहाँ पर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ये कार्यक्रम और कई बड़ी सौगातें भी यहाँ पर सीएम ने आज दी। तो ये इस कार्यक्रम के इस आयोजन की अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। पहली तस्वीर माटी पूजा की, सीएम ने माटी पूजन यहाँ पर की। दूसरी तस्वीरें आप और ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण भी यहाँ पर सीएम ने किया। और ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर माटी पूजन की, दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बता चुके भूमि पूजन सीएम ने किया, ट्रैक्टर चलाते हुए भी तीसरी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, तीसरी चौथी तस्वीरों में। और यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए थे उनका भी निरीक्षण आज सीएम ने यहाँ पर किया। काम करे वाले दूजन लेबर हैं। और हमारे संवाददाता ने सीएम से बात भी की। क्या कहा सीएम ने इस मौके पर, आइए आपको सुनवाते हैं। अक्ति का तिहार है और आज से किसान विशेष दिन होता है। आज का आज किसान भूमि की पूजा करते हैं, खेतों में बीजों की बुआई करते हैं और उसी परंपरा, उसी तिहार को मना रहे हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। देखिए ये ट्रैक्टर पे बैठे हुए हैं और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का ये प्रांगण है और यहाँ पे पहुँच करके उन्होंने अभी पूजा की, माटी की पूजा की और उसके बाद इस खेत में धान के बीज को बोया। और फिर चूंकि वो किसान परिवार से आते हैं, ट्रैक्टर बड़ी कुशलता के साथ चलाते हैं। मुख्यमंत्री होने के बावजूद आप तस्वीर में देखिए इस छत्तीसगढ़ की परंपरा तिहार को बहुत ही खूबसूरत तरीके से निभाते हुए ट्रैक्टर खुद चला रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने खेतों में बुआई भी की है, बीज डाले हैं और ये परंपरा, ये संदेश कि वो चूंकि किसान पुत्र है, किसान है और छत्तीसगढ़ के लोक त्यौहार, तीज त्यौहार से बहुत खास जुड़े हुए हैं। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आपने अभी पूजा की, क्या संदेश दे रहे हैं? ये है कि नए फसल की तैयारी इस साल किसानों ने शुरू कर दी है और आज अक्षय तृतीया है, भगवान परशुराम की जयंती भी है और माटी की पूजा अर्चना करके, ठाकुर देव पूजा अर्चना करके यही प्रार्थना कि आने वाले फसल हमारी अच्छी हो। आप किसान रहे हैं, किसान ये आपकी स्वाभाविक चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष आहत हो जाता है, उन्हें लगता है कि आपका कोई तोड़ नहीं। भाई उनको मौका मिला था 15 साल तक के, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया और खेती किसानी से जुड़ के हम लोगों ने काम किया। देखिए प्रदेश में उत्पादन कितना बढ़ा है, किसी तरह लोगों का रुझान कितना बढ़ा है, आय में वृद्धि हुई है और आज माटी पूजन करके हमने प्रार्थना की है कि आने वाली फसल हमारी अच्छी। वो किसान हितैषी बन पाएंगे कभी, आपको लगता है? संभव ही नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं किसान, तो किसान हितैषी बन कैसे सकते हैं। तो ये सीएम साहब हैं और इन्होंने अभी वो परंपरा निभाई और जो अक्ति त्योहार है उसे संपन्न किया और कह रहे हैं कि चूंकि वो खुद किसान है, किसान से जुड़े रहे हैं, इसलिए वो बहुत सहज भाव से करते हैं। इसी लेकर के कभी कभी विपक्ष जो करता है, विपक्ष जो कुछ दूसरे टॉपिक पे जाने की कोशिश करता है, कभी वो सफल नहीं होंगे, कभी कभी किसान वो थे ही नहीं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। जमीन में जहाँ बरगद का पेड़ है और अस्त्र शस्त्र वहाँ रखे गए हैं, प्रदीप शर्मा जी वहाँ गए हैं, देख के आए हैं। लेकिन ऐसी मान्यता है, कोई प्रमाणिक तथ्य नहीं है, लेकिन आज भी वहाँ के आदिवासी उस जगह को सुरक्षित भी रखे हैं। वहाँ प्राचीन मूर्तियां भी है, सतमहला उस जगह को कहा भी जाता है।
वहाँ 5वीं शताब्दी के बहुत सारे तालाब, मूर्तियां आज भी वहां विद्यमान है। आदरणीय साथियों, भगवान परशुराम जी महेंद्र पर्वत में निवास करते थे और वहां से जब हिमालय की ओर गए अस्त्र शस्त्र को छोड़कर, उसके पहले उन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो काम किया है, खासकर कोंकण से मालाबार तक के, आप देखेंगे कि केले और नारियल के सघन आपको वृक्षारोपण दिखाई देगा। आज जैसे हमारे कृषि वैज्ञानिक नए नए बीजों का अनुसंधान करते हैं, जंगली जो पेड़ पौधे हैं उनसे खोजते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने ये जो जंगली पेड़ था नारियल, उसको अनुसंधान करके आज जो नारियल जिस स्वरूप में दिखाई देता है, उसकी पहली शोध भगवान परशुराम ने की थी, ऐसे लोग मानते हैं। भगवान परशुराम ने ही अक्षय पात्र का निर्माण कराया। उन्होंने कहा जितना बीज आप घर में जो फल खाते हैं उसमें बीज बच जाता है। अभी आम आएगा, आम का सीजन चल रहा है, आम की गुठलियां हैं, उसको फेंक मत दीजिए, उसे एक पात्र में इकट्ठा करिए। तरबूज खरबूज आ रहे हैं, उसके बीजों को एकत्रित करिए। तो सारे बीजों को इस प्रकार से एकत्रित करिए, जब अनुकूल वातावरण आए तो उस समय धरती में छिड़क दीजिए। ये अच्छा पात्र। और इसी कारण से जो शस्त्र पूजा करने वाले हैं वो दूसरे रूप में परशुराम जी की याद करते हैं। शास्त्र के रूप में उन्होंने जो उड़ीस तंत्र की स्थापना उन्होंने की, जिसके बारे में विनोबा जी ने बहुत बढ़िया लेख लिखा है। तो शास्त्र के बारे में जो जानकारी रखने वाले हैं उस रूप में परशुराम जी को याद करते हैं। हम लोग किसान हैं, किसान लोग आज अक्षय तृतीया के दिन अनिवार्य रूप से सब अपने खेत जाते हैं, कुदाल लेते हैं, वहां पूजा अर्चना करते हैं मिट्टी का, धरती माता का, और उसमें बीज छिड़कते हैं। तो पहला जो काम है आज कृषि का, वो आज से प्रारंभ हो गया है। और जो परशुराम जी ने जो व्यवस्था कृषि के क्षेत्र में जो उन्होंने शोध किया था, उसको स्मरण करते हुए अक्षय तृतीया के रूप में हम सब किसान मनाते हैं। तो परशुराम जी के केवल फरसाधारी के रूप में मत याद करिए, उनके और जो योगदान है उस रूप में भी उनको याद करना चाहिए। और फरसा एकमात्र औजार है जो, तलवार आप देखेंगे तो तलवार में केवल काटने का काम आता है, युद्ध में ही काम आता है, लेकिन फरसा है वो सुरक्षा के लिए भी जरूरी है, लड़ाई करना है तब भी उसकी आवश्यकता है। और दूसरा, खेत में यदि कटीले झाड़ वगैरह हो गए तो उसको काटने भी काम आता है। एकमात्र ऐसा औजार है जो कृषि में भी काम आता है और युद्ध में भी काम आता है। और दूसरा कोई औजार बताइए जो दोनों में काम आता होगा? ये एकमात्र औजार है जो दोनों में उपयोग आता है। दूसरा, हमारे फरसपाल जो महेंद्र कर्मा जी के गांव है, वहां हर साल मेला लगता है परशुराम जी के नाम से, और वहां एक मूर्ति लगी हुई है। उसके ऊपर कोई शेड वगैरह नहीं बना पाते, बहुत लोगों ने प्रयास किया लेकिन असफल रहे। खुले में है, जैसे माइल स्टोन लगा रहता उसी प्रकार से इतने ऊंचे के एक पत्थर है और पत्थर में परशुराम जी के चित्र उकेरा गया है। वो आज भी पारंपरिक रूप से हर साल आदिवासी वहां मेला करते हैं। तो छत्तीसगढ़ से भगवान परशुराम जी का जो संबंध है वो निश्चित रूप से हमको चाहे सरगुजा में हो चाहे बस्तर में हो दिखाई पड़ता है। और उड़ीसा चूंकि उनका कार्य क्षेत्र है, महेंद्र पर्वत वही है, और उसके बाद आप जाएंगे कोंकण से मालाबार तक के तो 400 से अधिक मंदिर भगवान परशुराम के बने हुए हैं। तो इस क्षेत्र में उनका भ्रमण भी रहा है, और यहाँ जहाँ अस्त्र शस्त्र की विद्या भी प्रदान करते थे अपने शिष्यों को, तो कृषि के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान करके कृषि को बढ़ावा देने के काम भगवान परशुराम जी ने किया।
आज आप सब ने शपथ ली है। कोरोना काल में आपने देखा कि ऑक्सीजन का क्या महत्व है। स्वास्थ्य के प्रति लोग सचेत हो गए हैं। जब हम अपने स्वास्थ्य की इतनी चिंता करते हैं तो फिर मिट्टी के भी स्वास्थ्य की हमको चिंता करनी चाहिए, जल के भी स्वास्थ्य की चिंता हमको करना चाहिए, जिसकी आपने शपथ ली। रायपुर में बहुत सारे लोग रायपुर के निवास करते हैं। पहले सब लोग तालाब में स्नान करने जाते थे। आज रायपुर के किसी भी तालाब में आप स्नान करने चलेंगे तो सीधा वो चर्म रोग डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा, क्योंकि जल अब दूषित हो गया है। तो हम बचत जो तालाब हैं उसके हम सुरक्षा कर पाए, उसी प्रकार से मिट्टी में जितना आप रासायनिक और खाद डालेंगे, पेस्टिसाइड डालेंगे, उतना जमीन के जो गुणवत्ता है उसमें कमी आएगी। तो उर्वरा शक्ति बढ़ाए रखने के लिए हमको जैविक खेती की तरफ बढ़ना है और उस दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार ने और छत्तीसगढ़ के किसानों ने, ग्रामीण जनों ने, चाहे शहर के क्षेत्र के लोगों ने जो काम किया है, आज पूरे देश और दुनिया में उसकी चर्चा है। हम लोग न केवल गोबर खरीदने का काम कर रहे हैं बल्कि जानवरों के लिए, मवेशी के लिए गौठान का भी निर्माण किए हैं और पैरादान भी हम किसानों से करा रहे हैं ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो। साथ ही उसी कार्बन को हम खाद के रूप में परिवर्तित करके खेतों में फिर से डालने का काम हम लोग कर रहे हैं। और वेदों में भी यही कहा गया है, जो प्रकृति से जितना आप लेते हैं उतना आपको वापस करना चाहिए। हम कर क्या रहे हैं? अनाज लेते हैं, फसल लेते हैं, फसल का उपयोग हम लोग कर लेते हैं अनाज के रूप में, फल सब्जी के रूप में, लेकिन बचत जो और अवशेष है उसमें आग लगा देते हैं। तो धरती का तो वापस हुआ नहीं, लेकिन वो चीजें वातावरण में गया और वातावरण में जाने के बाद वही आपका स्वास्थ्य खराब कर रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग की जो चिंता हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, मौसम में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, जून में बारिश नहीं होती, जुलाई में बारिश होने शुरू हो गया है। तो ये जो मौसम आगे खिसकते जा रहा है उसका कारण यही है, हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। जनसंख्या में वृद्धि होने के साथ साथ हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ती जा रही है, हमारी सुख सुविधाएं भी बढ़ी है। पहले ये होता था कि हम न्यूनतम आवश्यकता से हम लोग अपन जीवन यापन करते थे, लेकिन आज जो सुविधाओं का जो अंबार लगा है, पहले दांतों से काम चला लेते थे, आज टूथब्रश और पेस्ट से शुरुआत होती है। पहले बोरे बासी खा के नाश्ता कर लेते थे, अब चाय और ब्रेकफास्ट उसका स्थान ले चुका है। तो ये जो, और उसके बाद पैदल चल लेते थे, मेहनत करते थे, बीमार कम पड़ते थे। लेकिन आज आपको बगल में ही पान ठेला है, वहां भी जाना तो आप मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं। तो इतना सुविधाएं जो आप ले रहे हैं तो आखिर प्रकृति से तो ले रहे हैं, चाहे पेट्रोलियम ले रहे हैं, चाहे बिजली आप उपयोग कर रहे हैं, वो सब प्रकृति के अंदर से, पृथ्वी के अंदर से आप ले रहे हैं। तो प्रकृति के साथ जब आप इतना, प्रकृति से इतना ले रहे हैं, वापस क्या करना है इसको भी हम लोगों को सोचना चाहिए। और यही कारण से पिछले 2 साल से हम लोग अक्ति त्योहार मना रहे हैं कि हम मिट्टी के, धरती की भी हम पूजा करें। मकान भी बनाते हैं तो हम लोग किसी ब्राह्मण देवता बुलाते हैं, वहां पूजा पाठ कर लेते हैं, सत्यनारायण की कथा करा लेते हैं। उसके पीछे उद्देश्य क्या है? भवन अच्छा बने, ये तो उद्देश्य हो सकता है, लेकिन दूसरा ये है कि मिट्टी में आप कुदाल चला रहे हैं, उसको खोद रहे हैं, तो धरती माता से अनुमति भी आप ले रहे हैं। और इस बात को हम भूल जा रहे हैं। तो हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके पीछे उद्देश्य ये रहता है कि हम कोई भी काम करें उससे अनुमति लेके करें। तो धरती माता से भी हम अनुमति लेके ये काम करते हैं। तो आज हम सब ने अक्ति त्योहार के अवसर पर धरती माता से अनुमति लेकर उसके सीने पे कुदाल चलाए हैं और उसको तकलीफ हुई है उसके लिए क्षमा मांगे हैं और प्रार्थना किए हैं इसे अन्न आप देंगे, ताकि हमारे, चाहे हम अपने परिवार की बात करें, चाहे दुनिया के जितने भी लोग हैं, प्राणी हैं, उसके लिए अनाज, भोजन की व्यवस्था हम उपलब्ध करा सके। इस पवित्र भावना से आज अक्षय तृतीया के दिन हम लोगों ने पूजा अर्चना की है। तो अक्षय तृतीया की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। साथ ही यूनिवर्सिटी के द्वारा आज अनेक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है, जिसमें 1500 सीटर के ऑडिटोरियम के उद्घाटन भी हुआ है। महात्मा गांधी उद्यान के वानिकी विश्वविद्यालय के केम कार्यालय का भी उद्घाटन हुआ है और आने वाले समय में पाटन सांकरा में
95 करोड़ की लागत से इस भवनों का निर्माण किया जाएगा और उम्मीद है कि 2 वर्ष में ये पूरा हो जाएगा। तो 2 वर्ष के लिए कैंप कार्यालय की यहाँ शुरुआत की गई है। उसी प्रकार से हमारे वैज्ञानिकों ने अनेक अभी जिस प्रकार से मैं बधाई दूंगा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों को, वाइस चांसलर को, कि उन्होंने इंदिरा बीज आज वितरण कराया। इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि जिस प्रकार से बासमती का जियो टैग हो गया है, उसी प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है कि हम छत्तीसगढ़ के हमारे जो नगरी का जो दुबराज है और मरवाही और सरगुजा के जो जमा फूल है उसका भी जियो टैग हमने करा लिया है। अब जो विक्रय होगा, उत्पादन होगा, बीज चाहिए तो केवल छत्तीसगढ़ से मिल पाएगा। तो इसके लिए मैं यहाँ के वैज्ञानिकों को और पूरे विश्वविद्यालय परिवार को खूब बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसे सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजाएं। ये बड़ी उपलब्धि है, इससे किसानों को बड़ा फायदा होगा। आदरणीय साथियों, उसी प्रकार से यहाँ जिस प्रकार से हमारे किसानों को हमने थोड़ी सी सुविधा उपलब्ध कराई, आज देखिए कि 4 साल 5 साल पहले किसानों को ऋण केवल 3-3.5 हजार करोड़ मिलता था, आज वो बढ़ के 6-6.5 हजार करोड़ हो गया। हमने किसानों को उसकी उपज के लागत मूल्य दी, 2500 रुपये क्विंटल किया, तो किसानों की संख्या में 4 सालों में उसकी संख्या दुगुनी हो गई, 12 लाख से 23.5 लाख हो गया। जो उत्पादन है जो 55-60 लाख था वो बढ़ के 107 लाख मीट्रिक टन हो गया। जमीन का जो रकबा है 23-24 लाख हेक्टेयर था, आज बढ़ के 31-32 लाख हेक्टेयर हो गया। कोदो कुट की रागी को भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के दायरे में हमने लाया। और अब जब किसानों की जब डिमांड थी, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था तो बोले 15 क्विंटल धान खरीद रहे हैं, उसके बढ़ा के 20 क्विंटल कर दीजिए, और हमने बजट में इसको शामिल कर लिया है। अब अगले 1 नवंबर को जो धान खरीदी होगी उसमें 20 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीदा जाएगा। तो समझ लीजिए किसान खेती की तरफ से जो खेती से विमुख हो चुके थे, खेती की जो छोड़ चुके थे, या तो अधिया रेखा दे रहे थे, वो सारे लोग अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। पहले गांव से शहर के ओर लोग आते थे, अब गांव से शहर से गांव की तरफ लोग जाने लगे हैं और 12 लाख किसानों की वृद्धि हुई है। अभी 20 क्विंटल का जो फैसला है, मैं समझता हूं बहुत क्रांतिकारी फैसला है, जिससे किसानों के तो लाभ मिलेगा, किसानों की संख्या, रकबा में वृद्धि और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। ऐसे समय में ये जो जैविक खेती है वो बड़ा कारगर होगा, क्योंकि हम जमीन में जितना हम रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड डालेंगे उतना ज्यादा जमीन खराब होगा। और जैविक खेती के रूप में जैसे कभी कमल पीत जी ने बताया कि 28 लाख क्विंटल वर्मी कंपोस्ट हम किसानों को दे चुके हैं। आने वाले समय में इसकी और वृद्धि होगी। अब जो लोग गोबर जब खरीदी के हम लोग शुरुआत किए थे, लोग मजाक उड़ाते थे, कोई राजकीय चिन्ह बनाने के कहते थे, कोई बोलते थे इसे लीटर में लेंगे कि किलो में लेंगे, इस प्रकार से बात करते थे। आज हमने गोबर न केवल खरीदी व्यवस्था की, बल्कि 3.5 लाख लोग गोबर बेच रहे हैं और 115 लाख क्विंटल आज तक के गोबर बेच चुके हैं। 230 करोड़ रुपए उनके खाते में पहुंच चुका है और 100 करोड़ से अधिक की राशि उन स्व सहायता समूह के और गौठान समितियों के खाते में पहुंचा है। तो लगभग 450-500 करोड़ का व्यापार इन 2 सालों में हमने खड़ा कर दिया है। ये बड़ी उपलब्धि है। और मैं समझता हूं कि कृषि में एक तरफ कृषि में वृद्धि हो रही है, वहीं पशुपालन के क्षेत्र में हम लोग जो काम कर रहे हैं, पहले हमारे दूध की आवश्यकता पड़ती थी, अभी भी आवश्यकता 3 लाख लीटर की है। हम लोग मुश्किल से 75,000 लीटर ही पूर्ति कर पा रहे। बड़ा लंबा गैप है और इसको हमारे किसानों के लिए चुनौती है। जब अनाज की आवश्यकता पड़ती थी तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों ने जब 34 करोड़ लोगों को भोजन नहीं करा पाते थे, विदेशों से लाना पड़ता था, तब हमारे किसानों ने इंदिरा जी के आह्वान पर ये चुनौती स्वीकार की और आज देश में इतना अनाज है कि 3 साल भी सूखा पड़ जाएगा तो अनाज की कमी हिंदुस्तान में नहीं पड़ेगा। ये चुनौती हिंदुस्तान के किसानों ने स्वीकार की।
उसी प्रकार से दूध उत्पादन में भी ये चुनौती हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि छत्तीसगढ़ में मात्र 75,000 लीटर हम लोग उत्पादन कर रहे हैं, हमारी आवश्यकता 3.25 लाख लीटर की है। तो एक बड़ा जो गैप है उस अंतर को फुलफिल करना होगा और ये चुनौती किसानों के लिए है। मैं किसानों को आह्वान करूंगा कि अब डेयरी की तरफ भी हम लोग बढ़ें ताकि दूध उत्पादन हमारा हो और जो हमारी आवश्यकता उसकी पूर्ति हो और साथ ही हम बाहर भेज सकें। तो आदरणीय साथियों, तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे यूनिवर्सिटी ने बड़ा काम किया है। आज जैसे वाइस चांसलर ने बताया कि कोदो, कुटकी, रागी के जो अब मिलेट्स कैफे आजकल बहुत प्रचलन में आ गया है। सबसे पहले मिलेट्स कैफे हमने रायगढ़ में खोला, उसके बाद मिलेट्स कैफे ऑन व्हील वो भी रायगढ़ में शुरुआत की। अब उसके बाद अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पश्चिम विधानसभा में गए तो राजकुमार कॉलेज के सामने मिलेट्स कैफे की शुरुआत व्यावसायिक रूप से उसकी शुरुआत हुई है। और अब जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है एम्स के साथ, वहां भी मिलेट्स कैफे खोला जाएगा और वहां जो मरीज हैं उसको मिलेट्स के पकवान उपलब्ध कराए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो समझौता हुआ है, मैं समझता हूं कि मिलेट्स के बढ़ावा देने के लिए एक कारगर कदम उठाए हैं और नाफेड के भी अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं। मैं समझता हूं कि इस दिशा में और आगे बढ़ें। मैं तो कहना चाहूंगा कि कोदो, कुटकी केवल छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और कुछ आदिवासी क्षेत्रों में ही, उड़ीसा हो सकता है इसमें बोते हैं, लेकिन कोदो, कुटकी अभी तक समर्थन मूल्य भारत सरकार ने घोषित नहीं किया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री